दोस्तों, जय पूनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हमारी क्लास होगी वो प्रागैतिहासिक जो संस्कृतियाँ रही है राजस्थान में, हमारे जो मेंस का जो सिलेबस है उसमें उसके अकॉर्डिंग आज हम पढ़ेंगे। और उस समय की जो चित्रकलाएँ हैं, जो गुफा पेंट आपके चित्रकला है जिसको केव पेंटिंग कहते हैं, तो उसके बारे में भी हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भारत की जो पाषाणकालीन संस्कृतियाँ जो शुरू में थी वो किस तरह से विकसित हुई, उनके कंपेरेटिवली हम देखेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार से विकसित हुई, किन किन जगह पे इनके प्रमाण मिलते हैं और उनका क्या महत्व रहा है। तो आपके 15 शब्द का क्वेश्चन, 50 शब्द का और 100 का भी इसमें राजस्थान में आपको पूछा जा सकता है। तो जब हम ये टॉपिक शुरू करेंगे तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों की। संस्कृति और सभ्यता क्या होती है, मैंने सिंधु घाटी वाले जो आपके लेक्चर था उसमें आप लोगों को बिल्कुल अंतर बताया है। आज हम देखते हैं कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। पहले जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, लगभग हर जगह ये चीज मिल जाती है कि प्राग ऐतिहासिक का अर्थ क्या होता है। यानी कि हम जो इतिहास का जो चरण देखते हैं तो 3 चरण है जो लिपि और साक्षरता के हिसाब से हम देखते हैं। सबसे पहला जो चरण माना जाता है उसको हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक चरण। इसका अर्थ ये है जो इतिहास जहाँ लिखा गया उससे पहले का चरण। तो प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है जहाँ लिपि भाषा का ज्ञान नहीं था, ये विकसित नहीं हुई थी। अब भाषा ज्ञान को भी लेके हम ये कह सकते हैं कि भाषा तो जैसे हर कोई मानव समुदाय था या मानव जो हम जिसको होमोसेपियंस कहते हैं उसके बनने से पहले भी जो समुदाय थे, होमो इरेक्टस, क्रो मैग्नन, उनकी भी भाषा थी अपने जैसे झुंड को इकट्ठा करने की, और संकट के समय जो भी चीज आती थी तो वो अपनी एक भाषा रखते थे। लेकिन यहाँ भाषा का अर्थ हम देखते हैं लिपि, यानी जिनको लिखित भाषा, जिनके लेखन के हमें प्रमाण मिलते हैं उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं और पढ़ा जाता वो। जहाँ लेखन के प्रमाण नहीं मिलते हैं उसको हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक संस्कृति, यानी जिनके कोई हमें लेख नहीं मिले हैं, लिपि के प्रमाण नहीं मिले हैं, चित्रकला वगैरह मिली लेकिन वो लिपि नहीं है, तो वो जो काल है वो आपका प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। भारत में हम प्राग ऐतिहासिक काल को देखते हैं या दुनिया में भी देखते हैं तो 3 जो है चरण वो आपके इसमें, इस चरण में 3 भाग आते हैं। एक तो आपके पाषाण युग आता है जो स्टोन एज है पूरा का पूरा, दूसरा कैलकोलिथ या ताम्रपाषाण जो है जिसको कैलकोलिथ बोलने में चालकोलिथ कहते हैं आपके, और तीसरा जो आपके आता है मेगालिथ या महापाषाण। ये जो 3 है जिनकी हमें कोई लिपि या लेख वगैरह इस तरह के कोई प्रमाण एविडेंस नहीं मिले हैं, तो वो आपका कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। और इसमें आपके जैसे पाषाण हम पढ़ेंगे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण युग जो आपके आहाड़ गिलुंद वाला जो था, महापाषाण मुख्यतः दक्षिण भारत में था जहाँ पे बड़ी समाधियाँ, डोलमेंस वगैरह इस तरह की बनती थी, कब्र जो होती थी उनको हम महापाषाण कहते हैं। तो इन तीनों की हमें कोई लिपि या भाषा की जानकारी नहीं मिलती है। हमारा जो टॉपिक है राजस्थान में पाषाणकालीन संस्कृति, उसके 2 भाग हम पढ़ेंगे। एक तो पाषाण युग की संस्कृतियाँ कौन सी है और दूसरी ताम्रपाषाण युग की संस्कृतियाँ कौन सी है। राजस्थान में ये 2 ही प्रमाण मिलते हैं, भारत में हमें ये तीनों चरण देखने को मिलते हैं। फिर आपके दूसरा इसी तरह एक आता है आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरियन पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड, वो आपके प्री हिस्टोरिकल पीरियड हो गया, और ये होगा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। इसमें भाषा, लिपि, साक्षर सभ्यता थी लेकिन वो पढ़ी नहीं गई, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसमें हम सिंधु घाटी को ले लेते हैं। लिपि है लेकिन वो अपठित है। या फिर जिनकी शिक्षा की मौखिक परंपरा थी, लिखने का या लेखन कला से उस समय उनको जानकारी नहीं थी, या जानकारी थी तो भी हमें प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन एक मौखिक परंपरा थी, जैसे वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति कुछ लोग ऐतिहासिक काल भी मानते हैं, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी हमें प्रमाण नहीं मिले। वो जो वेद वगैरह है वो रचे गए थे पहले देवताओं के, या कहते हैं कि मुंह से निकले गए थे, पहले मौखिक श्रुति परंपरा थी, बाद में उनको
600 ईसा पूर्व में जब लेखन कला के भारत में प्रमाण मिलते हैं महाजनपदों के समय या बुद्ध के समय, तो उस समय उनको लिपिबद्ध किया गया। इसीलिए जब वेद सबसे पहले अस्तित्व में आए तो वो लिखे नहीं गए, बल्कि हम उसको कहते हैं रचे गए। तो वो आपके, इसीलिए इन चीज़ों को भी हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। ऐतिहासिक काल जो है वो 6ठी सदी ईसा पूर्व में शुरू होता है, जब पाली और प्राकृत जो भाषाएं थी वो आई, आपके ब्राह्मी लिपि अस्तित्व में आई, बाद में खरोष्टी, अरेमाइक, यूनानी, ये सारी चीज़ें आती है। तो वहाँ से हम ऐतिहासिक काल को मानते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि प्राग ऐतिहासिक का अर्थ है जहाँ लिपि, भाषा या साक्षर सभ्यताएं नहीं थी, उनको हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। भारत में 3 हैं, पाषाण, ताम्रपाषाण और महापाषाण, स्टोन एज, कैलकोलिथ और मेगालिथ, और इनमें से 2 राजस्थान में पाषाण और ताम्रपाषाण संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। आद्य ऐतिहासिक में हम देखते हैं कि लिपि या भाषा की जानकारी थी, या तो मौखिक परंपरा थी या वो भाषा पढ़ी नहीं गई, अपठित है। तो उसमें ये 2 एग्जाम्पल हमें ध्यान रखने हैं, सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृति। और 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में लिपि भी मिलती है, पढ़ी भी गई है, लेखन कला की जानकारी मिलती है, तो वो ऐतिहासिक चरण शुरू होता है। ये काल नहीं है, ये चरण है जो आपके इतिहास में हम देखते हैं। तो इस तरह से पहली चीज आपके ये हमने क्लियर की कि इसका अर्थ क्या हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान, भारत में कौन कौन सी पाषाणकालीन संस्कृतियां थी। भारत में जो पाषाण या प्राग ऐतिहासिक जो संस्कृतियां थी, उनको अस्तित्व में सबसे पहले प्राइमा रोज जो थे वो लेके आए थे, और बाद में जो आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट को इसका पुरातात्विक प्राग इतिहास काल का जन्मदाता कहा जाता है। वो अपन आगे भारत के इतिहास में वो चीजें पढ़ेंगे। या एक हम सिर्फ कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह से इन संस्कृतियों का राजस्थान में आपके विकास हुआ और भारत के परिदृश्य के सापेक्ष वो किस तरह से विकसित हुई और किस तरह से इनका चरण रहा है। तो हम एक बार इसको पाषाण युग जो है कालक्रम देख लेते हैं, तो आप लोगों को आसानी होगी समझने में। स्टोन एज जो है वो आपके कब से कब तक रहा। तो इसको माना जाता है कि 6 लाख ईसा पूर्व जो है BCE मैंने बताया था। अब ये हमें वो चीजें नहीं लिखनी है, बिफोर कॉमन एरा। 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर आपके भारत में जो स्टोन एज है, जिसको नवपाषाण संस्कृतियां कहते हैं, तो वो लगभग कहीं पर 2000 ईसा पूर्व तक चलती है, कहीं पर आपकी 600 ईसा पूर्व तक भी चलती है। फिर महापाषाण युग आ जाता है। तो नवपाषाण युग जो है वो खत्म भारत में एक साथ हर जगह नहीं होता है, अलग अलग जगह अलग अलग टाइम होता है। जैसे पश्चिमोत्तर भारत में सिंधु घाटी अस्तित्व में आती है, कांस्य युग आ जाता है तो उससे पहले खत्म हो जाता है, कई जगह ये बाद तक चलता है। तो इसकी भी दक्षिण भारत में ये बहुत बाद तक अस्तित्व में रहता है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है, वो आपका पूरा युग है पाषाण युग। कुछ लोग जो है आपके जब से भारत में मानव के आवास के या अस्तित्व के या रहने के प्रमाण मिलते हैं या उपकरण मिलते हैं, तब से लेकर आपके पाषाण युग की शुरुआत मानते हैं, जिसको हम पूरा पाषाण युग कहते हैं। तो वो भी चीजें मानी जा सकती है। आपके जम्मू कश्मीर में एक जगह है उत्तर बेनी, तो यहाँ पे लगभग 33 लाख ईसा पूर्व मानव के द्वारा जो प्रस्तर उपकरण है उनके प्रयोग की जानकारी मिलती है। तो ये सबसे पुरानी जो जगह है वो ये मानी जाती है भारत में, उत्तर बेनी जो है आपके। तो इस तरह से कई लोग तो यहाँ से भी इसकी शुरुआत मान लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल तब से शुरू होता है जब भारत में मानव के निवास के उपकरण बनाने के या उनके द्वारा जो भी चित्रकला है, कुछ भी है, जो भी प्रमाण मतलब आवासीय प्रमाण मिलते हैं या उपकरण मिलते हैं, तभी से मानव के अस्तित्व में, जो कि होमोसेपियन से भी पहले का मानव था, तभी से ही इस चीज को मानना जाने लगा है। 6 लाख के आसपास इसलिए मानते हैं क्योंकि जो होमोनिड है आपके हथनोरा वगैरह में जो प्रमाण मिलते हैं, तो भारत में मानव के जो अस्थि पंजर है उनके प्रमाण जो है वो यहाँ से माने जाते हैं। निवास के प्रमाण जो है वो आपके बोरी महाराष्ट्र में लगभग 14 लाख ईसा पूर्व में वहां से माने जाते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें हैं, वो हमें ध्यान रखना है कि भाई एक मोटा मोटी जो विभाजन है वो आपके 6 लाख ईसा पूर्व से शुरू होता है। अब जो ये जो विभाजन है, जैसे अफ्रीका में जो है वो अलग विभाजन है, उसमें आपकी अलग चीज़ों का आरंभिक पूरा पाषाण ऐसे शब्द का प्रयोग होता है।
भारत में जो है आपके जो पाषाण युग और या पूरा पाषाण युग है, जिसको हम प्री हिस्टोरिकल जो आपके अर्ली जो स्टोन एज है, तो उसके लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो है निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण, लोअर, मिडल और अपर। ये जो आपके शब्द है, ये यूरोपियन जो क्लासिफिकेशन है उसको भारत में अडॉप्ट किया गया। जब से यहाँ ब्लेड, चाकू, मैगडेलियन संस्कृति के प्रमाण मिले, तो फिर वो की वो चीजें यहाँ पर भी उस कालक्रम को विभाजित करने के लिए वो पद्धति अपनाई गई, जिसको हम यूरोपियन पद्धति बोलते हैं। तो पाषाण युग जो है, इसका प्रागैतिहासिक काल जो है भारत में, तो हमें ध्यान रखना है कि प्राइमा रोज थे जिन्होंने इनके बारे में सबसे पहले जानकारी जुटाई, और बाद में जो आपके प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जन्मदाता माने जाते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो इनकी जो है उपलब्धियां है, जिसकी वजह से आज हम पाषाण युग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये इनका ही योगदान रहा है। राजस्थान में कौन थे वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो पाषाण युग जो था, उसके आपके हम अगर भागों की बात करें तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो आपके भाग आता है, जिसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण का मतलब अर्ली जो आपके स्टोन एज है वो पूरा पाषाण युग। फिर आपके आता है मध्य, मिडल स्टोन एज या मध्य पाषाण युग, और फिर आता है नियोलिथ या नव पाषाण युग। पूरा, मध्य और नव। तो ये जो आपके है पेलियोलिथ एज, मिडल आपके पेलियोलिथ एज, मिडल स्टोन एज और आपके नियोलिथ एज। तो पूरा पाषाण युग जो है वो आपके 3 भागों में और विभाजित होता है। मैंने बताया था कि इसको हम निम्न पूरा पाषाण युग बोलते हैं, लोअर, मध्य और उच्च या अपर। तो ये हुआ आपका लोअर पेलियोलिथ, मिडिल पेलियोलिथ और अपर पेलियोलिथ। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो शब्द है, ये यूरोपियन पद्धति के आधार पर लाए गए हैं। इसका जो काल है वो 6 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व माना जाता है आपके। ये जो है आपके 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, ये आपके 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व, और ये जो है आपके 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। और ये कई जगह जैसे मेहरगढ़ है, कोल्डी हवा है, वहां पर आपके लगभग 6700 ईसा पूर्व में भी शुरू हो जाता है, और खत्म जो है लगभग दक्षिण भारत में 600 ईसा पूर्व तक होता है। तो इसका जो नवपाषाण युग आने की और नवपाषाण युग को समाप्त होने की एक निश्चित अपन सामान्य ऐसे तिथि नहीं बता सकते, अलग अलग जगह रही है। अब इसके भी जैसे मध्य पाषाण युग है, कहीं पर पहले खत्म हुआ इन भागों में जहाँ नवपाषाण शुरू हुआ, और कहीं पर बाद में हुआ। तो एक जगह पूरे भारत में हम इनको समरूपता नहीं देखते हैं, लेकिन एक सामान्य जो समय का विभाजन है वो आपके ये है। तो ये जो है आपके अपन ये बोल सकते हैं कि 4,000 से 600 ईसा पूर्व तक मान सकते हैं हम। तो अलग अलग समय अलग अलग प्रवृत्तियों को हम देख सकते हैं। यहाँ नवपाषाण और महापाषाण एक साथ रही दक्षिण भारत में जो परंपरा रही आपके। तो अब हम जो यहाँ पढ़ेंगे राजस्थान में जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियां है, उसमें इन तीनों युगों में पहले और फिर जो ताम्रपाषाण युग है उसमें कौन कौन सी संस्कृतियां रही। तो 2 भाग में अपनी ये क्लास होगी। पहले वाले में ये हम पढ़ेंगे आज की जो क्लास है कि राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृतियां कौन सी थी, इनमें कौन कौन सी थी, कौन कौन से उपकरण थे और कौन सी संस्कृतियां विकसित हुई। तो सबसे पहला जो हम आज बात करेंगे वो आपके है स्टोन एज। राजस्थान में कौन कौन सी संस्कृतियां रही, कहाँ का उनका केंद्रण रहा और उनकी क्या विशेषताएं रही और कौन से मुख्य स्थल थे। तो हम जब पाषाण युग की राजस्थान के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में बात करते हैं, तो एक बार हम इसको थोड़ा सा मैप के हिसाब से देख लेते हैं, तो आपको और ज्यादा आसानी रहेगी।
तो जब हम भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में, दोनों संदर्भ में देखते हैं, तो ये जो भाग है राजस्थान का और पश्चिमी भाग है, अधिकतर जो संस्कृतियों का जमाव रहा वो इन भागों में ज्यादा रहा। कुछ भाग पूर्वी राजस्थान में भी मिलते हैं। जैसे भारत में हम जब पाषाण युग की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि सबसे पहला जो इसका भाग है वो आपके आता है पूरा पाषाण युग। तो पूरा पाषाण जो युग है आपके, उसका मैंने काल आप लोगों को बताया था कि 6 लाख से लेकर लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के बीच में। इस युग की क्या विशेषता थी, क्या उपकरण थे? तो ये जो था आपके यहाँ पे, जैसे भारत के संदर्भ में हम देखें तो सिंधु और उसकी जो सहायक नदी थी, सोहन नदी, शिवालिक पर्वतमाला जो आपके थी। पश्चिमोत्तर भारत में यहाँ पर पूरा पाषाण संस्कृति विकसित हुई, जिसको सोन नदी घाटी संस्कृति कहते हैं। आपके शिवालिक वाला भाग हुआ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का ये भाग हुआ। कुछ भाग आपके मध्य और भारत और राजस्थान वाले भाग में मिलते हैं, और बाकी दक्षिण भारत में जो संस्कृति विकसित हुई, मद्रास संस्कृति, जिसको हम हैंड एक्स संस्कृति कहते हैं, कुल्हाड़ी वाली, जिसमें पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। और ये जो पश्चिमोत्तर भारत की जो संस्कृति थी, इसको हम बोलते हैं चापर व चॉपिंग। जो इस समय जैसे नदी घाटियां थी तो उसके अंदर जो चिकने पत्थर होते थे, पेबल्स जो होते थे, उनसे इस तरह के उपकरण बनाते थे। जहाँ एक धार होती थी वो चापर, और जहाँ दोनों तरफ से नुकीला होता था उसको बोला जाता था चॉपिंग संस्कृति। तो इस भाग में चापर चॉपिंग संस्कृति विकसित हुई, और दक्षिण में आपके हैंडेक्स संस्कृति विकसित हुई। और रॉबर्ट ब्रूसफुट ने वहां पे आपके दक्षिण में ही इस संस्कृति, जो पलवरम जगह थी, वहां पर ही इसके बारे में सबसे पहले खोज की थी। तो भारत में जो संस्कृतियां पूरा पाषाण युग में रही वो आपके राजस्थान, मध्य भारत जो विंध्यन वाला भाग, पश्चिमोत्तर भाग और दक्षिण भाग, जहाँ पे पहाड़ियां और नदियां वाला भाग था, वहां पे ये संस्कृति थी। क्योंकि इस समय लोग खेती नहीं करते थे, लेकिन नदी में पानी की पीने की जो जरूरतें थी, उसके लिए जो उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं थी, पानी की आवश्यकता थी, इस वजह से पहाड़ी क्षेत्र में तो गुफा और पत्थर के उपकरण बनाने के लिए रहे वो लोग, और मैदानी भाग में या नदियों वाले भाग में उनको पेयजल की जो समस्या थी उसका समाधान। और क्योंकि नदी घाटी के आसपास जानवर भी मिलते थे तो शिकार करने में भी आसानी होती थी। तो उन क्षेत्रों में इन संस्कृतियों का विकास हुआ। आपके राजस्थान में जो आपका पूरा पाषाण जो युग है, ये यानी चापर चॉपिंग जो संस्कृति है, क्वार्ट्ज जो पत्थर होता था, यहाँ शिवालिक, क्योंकि क्वार्ट्ज की बहुलता है, अरावली में भी है, तो राजस्थान में भी जो क्वार्ट्ज के उपकरण जो है वो इस युग में मिलते हैं। क्वार्ट्ज पत्थर से बने हुए चापर चॉपिंग भी मिलते हैं और हैंडेक्स भी मिलते हैं। राजस्थान में आपके 1870 में हेकेट ने इन संस्कृतियों के सबसे पहले पता लगाया आपके, और बाद में 1871 में जो विंध्यन क्षेत्र था और पूरे भारत में ही कार्लाइल महोदय ने बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर उत्खनन किया था। तो राजस्थान में इस प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के खोज का श्रेय सबसे पहले हेकेट को जाता है, और विस्तृत पैमाने पर जो है सीएल कार्लाइल को माना जाता है। इन विंध्य क्षेत्र में जो चित्रकारी थी, उन सब के बारे में जानकारी जुटाने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके सीएल कार्लाइल है। बाद में रेमंड जो आपके आलचिन थे, उन्होंने वीरेंद्र नारायण मिश्र जो हुए, राजगुरु हुए, लेसनी हुए, इन लोगों ने राजस्थान में बड़े पैमाने पर पाषाण कालीन संस्कृतियों का उत्खनन, खोज की और उनका अध्ययन किया। तो 1870 में हेकेट ने सबसे पहले पता लगाया। बाद में 1871 में कार्लाइल ने इस पूरे राजस्थान में जो पाषाण उपकरण थे वो प्राप्त किया आपने। हेकेट ने जयपुर के आसपास हैंडेक्स जो था, जो दक्षिण वाला, क्योंकि ये उत्तर में भी मिलते हैं, हैंडेक्स जो है, चौतरा एक जगह थी, हम भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, जिसको मिलन बिंदु कहा जाता है दोनों संस्कृतियों का, उत्तर और दक्षिण का। तो राजस्थान में जयपुर के आसपास इन्होंने हेकेट ने हैंडेक्स प्राप्त किए, और कार्लाइल ने जो था विंध्यन क्षेत्र उससे लगा हुआ राजस्थान का ये जो भाग था वहां पर बड़े पैमाने पर उत्खनन किया। बाद में कार्लाइल ने जालोर में उत्खनन किया, मतलब उन्होंने आलचिन ने जालोर में लूनी नदी क्षेत्र में उत्खनन किया, डीडवाना वाले भाग में किया, और वीरेंद्र नारायण मिश्र वगैरह ने, राजगुरु ने तो लगभग पूरे राजस्थान में प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का अध्ययन किया। तो सबसे पहले हमने ये बात ध्यान रखी कि हेकेट थे और फिर आपके कार्लाइल थे। इस युग में
राजस्थान में कौन से स्थल मिलते हैं, कहाँ कहाँ पे सभ्यताओं के प्रमाण मिलते हैं। तो राजस्थान में जो था आपके नागौर में मुख्यतः डीडवाना जो जगह है आपके, ये जो भाग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लगभग 3,90,000 साल पहले ईसा पूर्व यहाँ पर आपके जमाव कुछ मिले हैं, जहाँ पे उपकरण मिले हैं जो मानव के द्वारा निर्मित है। यहाँ मानव की हड्डियां वगैरह नहीं मिली है, मानव के द्वारा निर्मित उपकरण मिले हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मानव के आवास थे। तो एक तो आपके इस चरण में पहला जो स्थल होता है, जो सबसे पुराने स्थलों में से माना जाता है, लगभग 4,00,000, 3,90,000, कहीं 3,99,000 भी है, यूरेनियम थोरियम विधि से उसकी जो तिथि ज्ञात हुई है वो आपके। तो डीडवाना वाले क्षेत्र में इन संस्कृतियों के प्रमाण मिलने शुरू होते हैं। वीरेंद्र नारायण मिश्र वगैरह, आपके रेमंड आलचिन ने इस भाग में उत्खनन वगैरह किया। तो डीडवाना, फिर आपके आता राजस्थान आपके सिंगी तालाब, यहीं पर ही नागौर में ही आपके। फिर एक साइट है जिसका नाम है R16। फिर आपके जायल के जमाव भी पुराने 3,00,000 साल से भी पुराने जमाव माने जाते हैं यहाँ पर, जायल के भी आपके। तो डीडवाना, सिंधी तालाब, R16 और जायल, अमरपुरा के जमाव भी ऐसे ही है नागौर में, वो भी पुराने जमाव माने जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये आपके पूरा पाषाण युग के पहला जो भाग है पाषाण युग का, पूरा पाषाण युग। और पूरा पाषाण युग का भी जो सबसे पहला भाग है जिसको हम बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण युग या लोअर पैलियोलिथ एज। तो इस युग के जो प्रमाण मिलते हैं भारत में मिलते हैं, हमें ये ध्यान रखना मुख्यतः पश्चिमोत्तर भारत में, जिसमें सोन नदी घाटी संस्कृति और मद्रास संस्कृति और ये बीच वाला भाग। और निम्न पूरा पाषाण युग के जो प्रमाण नागौर में मिलते हैं वो सबसे पुरानी जो साइट्स मानी जाती है वो आपके डीडवाना, सिंधी तालाब, R16, जायल और अमरपुरा के जो जमाव है वो। फिर नीचे यहाँ चित्तौड़ वाला जो भाग है आपके, इस भाग में भैंसरोडगढ़, ये जो भाग है आपके भैंसरोडगढ़ और सोनीता, ये जो जगह है ये आपके चित्तौड़ वाले भाग में है जहाँ पर इस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें हैंडेक्स, कुल्हाड़ियाँ वगैरह ये मिली है आपके, और चापर चॉपिंग संस्कृति के भी कुछ प्रमाण हमें मिलते हैं। तो वो निम्न पूरा पाषाण युग जो है राजस्थान में जो मुख्यतः केंद्रित था वो आपके भैंसरोडगढ़, सोनीता में था। और नागौर में जो साइट्स थी आपके डीडवाना, सिंधी तालाब, R16, जायल और अमरपुरा में थी। तो यहाँ पर हमें इसके प्रमाण मिलते हैं। तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि निम्न पूरा पाषाण युग के जो उपकरण थे वो पेबल्स, क्वार्टजाइट से बने हुए होते थे। और वो जो उपकरण मुख्यतः दो प्रकार के थे, एक तो चापर और चॉपिंग और दूसरे थे हैंडेक्स। तीसरा भी था एक क्लीवर जिसको विदारणी कहते हैं, वो भी है आपके कुल्हाड़ी जैसी होती है लेकिन थोड़ी लंबी होती है, सपाट जो होती है उसको हम बोलते हैं विदारणी। तो उसके भी प्रमाण मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः हमें हैंडेक्स वगैरह के जो प्रमाण है वो राजस्थान में मिले हैं आपके इन नदियों, झीलों के तलछट में नीचे जो जमाव है उन भागों में मिलते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। एक जगह जोधपुर में भी है मोगरा का पठार, वहां पर भी आपके इसी तरह के जमाव मिलते हैं। तो जोधपुर में मोगरा का पठार हो गया, और नागौर में डीडवाना, सिंधी तालाब, R16, जायल, अमरपुरा ये हो गए आपके। भैंसरोडगढ़ और सोनीता जो है वो आपके हो गए चित्तौड़ वाले भाग में, जो कि इन पर्वतीय भाग या आपके झील के आसपास के क्षेत्र थे यहाँ। और उस समय इस भाग में, इस चरण में यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती थी और इतना शुष्क इलाका ये नहीं था। निम्न पूरा पाषाण युग में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जो हमारा जो मरुस्थल था वो आपके लगभग इसी मिडल, जिसको प्लेस्टोसीन कहते हैं, मध्य प्रतिनूतन काल में आपके उसका निर्माण हुआ ऐसा माना जाता है। तो ये जो क्षेत्र थे ये बारिश वाले क्षेत्र थे जहाँ पे वर्षा की मात्रा इस समय अच्छी खासी होती थी। तो यहाँ पर मानवीय जमाव मिलते हैं। और एक पहाड़ी वाले भागों में जो आपके अरावली वाला जो भाग था उसमें इनके जमाव देखने को मिलते हैं। तो पहला जो भाग हुआ हमें जिसको बोला निम्न पूरा पाषाण युग। तो निम्न पूरा पाषाण युग जो है, पूरा पाषाण युग का जो काल है टोटल वो तो आपके 10,000 तक है। और निम्न पूरा पाषाण युग जो है वो आपके माना जाता है कि 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक का जो काल है उसको हम बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण युग।
तो ये चीज हमें पहले ध्यान रखनी है, यानी कि पूरा पाषाण युग का जो पहला चरण है जिसके मुख्य उपकरण चापर, चॉपिंग और हैंडेक्स और क्लीवर थे और उनके प्रमाण राजस्थान में इन इन जगह पर मिलते हैं, तो ये चीज आपकी पुख्ता हुई। तो पहला चरण ये हुआ। अब 50 शब्दों में अपने को पूछ सकते हैं कि राजस्थान में निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थलों के बारे में बताओ। 15 शब्दों में पूछ सकते हैं क्योंकि प्रागैतिहासिक संस्कृति सिलेबस में है, अपने भारत वाले में नहीं है, मेंस में सिंधु घाटी से ही शुरू है, लेकिन यहाँ पर है, इसीलिए हमें ये चीज पढ़नी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली चीज हुई हमारी ये। दूसरा जो चरण आता है आपके, दूसरा जो भाग आता है उसको हम बोलते हैं मध्य पूरा पाषाण युग, मिडल पैलियोलिथ, जो आपके कहलाता है। तो इसमें एक एक चीज आपको थोड़ी बारीकी से ध्यान रखनी है क्योंकि साइट्स जो है वो महत्वपूर्ण है। तो दूसरा जो भाग हुआ आपके पूरा पाषाण युग का, उसका नाम है मध्य पूरा पाषाण, मिडल पैलियोलिथ। मध्य पूरा पाषाण मैंने बताया था आपको 1 लाख से 40,000 तक है, ईसा पूर्व तक है। इस चरण में कई जगह पर संस्कृति जो मिली, मुख्य जो संस्कृति, पहले तो इस चरण की जो विशेषता है भारत के संदर्भ में जो आपकी ये संस्कृति है, ये भी इसी पश्चिमोत्तर भारत में, मध्य भारत में और मुख्यतः महाराष्ट्र में जो नेवासा संस्कृति थी चिरकी नाले पर, उस भाग में ये संस्कृति विकसित थी मध्य पूरा पाषाण युग की। और राजस्थान में जो इसका मुख्य केंद्रण हुआ और मुख्य जो औजार थे वो कौन से थे, तो अब जैसे मानव का धीरे धीरे विकास हुआ तो उसने अपने जो उपकरण थे, पहले क्वार्टजाइट पत्थर के बड़े उपकरण बनाता था, अब उसने चार्ट, फ्लिंट, जेस्पर, इनके छोटे उपकरण बनाने शुरू किए। और इस चरण में जो उसके जो उपकरण थे उनको हम फ्लेकन या फलक संस्कृति कहते हैं। जो बड़ा पत्थर था उसके ऊपर से फलक उतार के जो नीचे कोर बचता था, उस कोर को उपकरण का आकार दिया जाता था। वो कछुए जैसा भी होता था, तो कच्छपघात कोर भी मिलते हैं, तो अलग अलग विद्या उपकरण बनाने की भी। तो वो आपकी जो संस्कृति कहलाती है ओवरऑल, उसको बोलते हैं हम फ्लेकन या फलक संस्कृति। तो फलक संस्कृति के जो उपकरण थे वो आकार में थोड़े छोटे थे, जो आपके पहले कुल्हाड़ियां वगैरह थी उनसे छोटे थे। वो चापर, चॉपिंग और हैंडेक्स परंपरा इस युग में भी जारी रही, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर जो बनाए गए क्रोड को अलग अलग रूप देके और फलक उतार के, तो वो जो संस्कृति थी वो आपकी फलक संस्कृति कहलाई। इसमें पॉइंट्स, वेदक, वेदनी, इस तरह के जो उपकरण थे वो आपके बने। तो फलक संस्कृति का जो विकास हुआ वो भारत में, एक तो यही रिवात घाटी और इसके आसपास वही क्षेत्र थे, दूसरा यही भाग था विंध्यन और मध्य भारत वाला भाग, और नेवासा संस्कृति जो थी मुख्यतः कई उप संस्कृतियां विकसित हुई इस चरण में, वो गुजरात और दक्षिण भारत में इन संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। राजस्थान में जो मध्य पूरा पाषाण युग है उसकी जो एक उप संस्कृति विकसित हुई जिसका नाम है आपके लूनी संस्कृति। वीएन मिश्र ने इस लूनी संस्कृति के बारे में जानकारी जुटाई, और ये जो लूनी नदी के आसपास वाला क्षेत्र है आपके, वहां पे इस नदी के, इस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। तो इसमें जोजरी, लीलड़ी, सूकड़ी, बांडी, गुहिया, ये सारी जो नदियां थी ये इन नदी घाटियों में, और बूढ़ा पुष्कर जो था वहां पर आपके इस संस्कृति के मुख्यतः प्रमाण मिलते हैं। जहाँ से पुष्कर वाले भाग में जहाँ से लूनी नदी निकलती है और उसके पास बूढ़ा पुष्कर है, तो वहाँ जो क्षेत्र है नाग पहाड़िया और उसके आसपास, तो वहाँ से और उस बूढ़ा पुष्कर झील से इसके प्रमाण मिलने शुरू होते हैं। और इस चरण में जो है आपके थोड़ी बहुत शुष्कता हम देखते हैं जलवायु में, जो कि बूढ़ा पुष्कर वाले भाग में देखी जा सकती है। तो बूढ़ा पुष्कर और लूनी संस्कृति के जो ये भाग है, बांडी, गुहिया, पाली वाला क्षेत्र, जालोर वाला क्षेत्र, और जालोर में जो है आलचिन महोदय ने इसके बारे में उत्खनन भी किया, और लूनी संस्कृति के बारे में जो मुख्य खोज वीरेंद्र नारायण मिश्र ने ही की आपके। तो वो जो चरण है वो हम यहाँ देख सकते हैं मिडल पैलियोलिथ में। एक तो ये जो भाग हुआ आपके, तो मिडल पैलियोलिथ में कौन सा भाग हुआ, ये। दूसरा जो क्षेत्र वही अरावली वाला भाग और आपके भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और उदयपुर वाला भाग, वहां पे कदमली घाटी जो थी
बागन, बेड़च, ये जो क्षेत्र थे, तो यहाँ पर भी इस संस्कृति के कुछ प्रमाण हमें मिलते हैं। लेकिन मुख्यतः जो इस संस्कृति का जो संकेंद्रण था, वो आपके जो संकेंद्रण था वो लूनी नदी के आसपास था, इसलिए इसको लूनी संस्कृति कहते हैं। और यहाँ पर फलक संस्कृति या फलक जो उपकरण है उनके प्रमाण हमें मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मुख्यतः दो क्षेत्र थे जो आपके मध्य पूरा पाषाण युग में आते हैं, मिडिल पैलियोलिथ में आते हैं। फिर मिडिल पैलियोलिथ के बाद जो तीसरा जो चरण आता है आपके, उसको हम बोलते हैं उच्च पूरा पाषाण युग या अपर पैलियोलिथ एज। अपर पैलियोलिथ एज में कुछ अलग विशेषताएं आई जो हम अलग से भी थोड़ा पढ़ेंगे, और वो विशेषता मुख्यतः थी गुफा चित्रकला की। आधुनिक जो मानव था जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, वो इस युग में अस्तित्व में आया। भारत में जो अग्नि के प्रमाण मिलते हैं वो लगभग इस युग में मिलते हैं। कुछ लोग पूरा पाषाण युग में भी मानते हैं, लेकिन हमें उसके प्रमाण जैसे राख के ढेर वगैरह वो इस युग में मिलने शुरू होते हैं। तीसरी जो चीज थी चकमक उद्योग, जो चिकने पत्थर वाले थे वो औजार जो उपकरण थे वो इस युग में विकसित हुए। और मेन जो था वो था होमो सेपियंस के बारे में हमें जानकारी जो है सबसे पहले उच्च पूरा पाषाण युग में मिलती है। और गुफा चित्रकला के जो प्रमाण है वो पूरे वैश्विक स्तर पर भी इस युग में देखे जाते हैं आपके। तो जो तीसरा चरण है पूरा पाषाण युग का, उसको हम बोलते हैं उच्च पूरा पाषाण युग, अपर पैलियोलिथ युग। और ये जो है आपके लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व BCE तक ये रहा आपके, जिसको हम अपर पैलियोलिथ एज कहते हैं। अपर पैलियोलिथ एज की विशेषता मैंने बताई दी आपको, होमो सेपियंस, चकमक उद्योग, ये अस्थि मूर्तियां, सबसे पहले मूर्तियां भी यहाँ लोहदा नाले में भारत के संदर्भ में मिलती है। तो ये जो संस्कृति थी इसको हम ब्लेड संस्कृति, ब्लेड या ब्यूरिन संस्कृति कहते हैं। अब यानी कि जो उपकरण थे जो आपके, उनका आकार और छोटा हुआ और वो ब्लेड जैसे बनने लगे, चाकू जैसे। जो फ्रांस में वहां मैगडेलियन संस्कृति मिलती है यूरोपियन, तो वैसी संस्कृति चाकू संस्कृति जिसको कहते हैं वो इस युग में डेवलप हुई। यानी कि ब्लेड जैसे, पत्ती जैसे जो आपके पत्थर के उपकरण बनने लगे, या पेचकस जैसे बनने लगे जिनको हम ब्यूरिन्स कहते हैं। तो इसमें आपके ये उपकरण थे जिनकी प्रधानता थी, तो इसको ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति कहा जाता है उच्च पूरा पाषाण युग में। और गुफा चित्रकला के ऐसे प्रमाण मिलते हैं। अपने राजस्थान में भी गुफा चित्रकलाओं के प्रमाण मिलते हैं। कार्लाइल ने वो चीजें खोजी, और राजस्थान में जैसे भरतपुर में दर जो है वहां पर आलनिया, छाजा नदी बूंदी में, कोटा में आलनिया हो गया, छाजा नदी हो गई बूंदी में, भीमलत हो गई आपके बूंदी में, गरदड़ा हो गया, बैराट हो गया। तो ये जो जगह है जहां पर इस समय हमें गुफा चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं और इस संस्कृति के हमें प्रमाण मिलते हैं। तो ये जो जगह है यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। जो आपके दर है, आलनिया है, साजा नदी है, भीमलत है, गरदड़ा है, हरसोरा है अलवर में। तो इन जगह पे हमें गुफा चित्रकलाओं के प्रमाण मिलते हैं। तो अपने अलग से टॉपिक ये चीज पूछ सकते हैं कि राजस्थान में प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रकला की विशेषताएं बताओ और इनके बारे में जानकारी दो। तो जो गुफाएं होती थी आपके, उनको श्रेणी से, जो पत्थर की श्रेणियां होती थी उस समय धातु का प्रयोग नहीं हुआ था, तो उनसे उन गुफाओं में आपके उकेरी जाती थी आकृतियां। या तो जो प्राकृतिक रंग थे, नीले रंग वगैरह, भीमबेटका में प्रमाण इसी समय मिलते हैं जो गुफा चित्रकला के उच्च पूरा पाषाण युग से संबंधित है, आपके आदमगढ़, भीमबेटका। तो वो जो चीज थी आपके, उसको हम पेट्रोग्लिफ कहते हैं। पेट्रोग्लिफ वो पद्धति होती है जिसमें गुफा के अंदर कोई भी आकृति उकेरी जाती है, और वो या तो आपके धातु के किसी औजार से या पत्थर के किसी औजार से। तो इस समय ऐसी ज्यामितीय डिजाइन और इस तरह की चित्रकलाओं के प्रमाण मिलते हैं। तो पेट्रोग्लिफ पद्धति कहलाती है, या प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया और उनसे चित्र बनाने की शुरुआत हुई। और वो जो चित्र थे वो ऐसे मानव आकृतियां, ऐसे डिजाइन, आपके ज्यामितीय डिजाइन या रेखीय आकृतियों में उन चित्रकलाओं के प्रमाण मिलते हैं। राजस्थान में ऐसी चित्रकला के प्रमाण जो है, एक तो आपके भरतपुर में जो दर है वहां पर मिलते हैं। लगभग 50,000 साल पुराने ये चित्र माने जाते हैं, 40-50,000 साल पुराने। जो दर जो है वहां पर आपके किस किस के चित्र मिलते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है। एक तो बारहसिंगा या हिरण जैसी आकृतियां मिलती है आपके यहाँ पे,
जिनका वो मुख्यतः शिकार करते थे। दूसरा जो है यहाँ पे आपके हाथी मिलता है, चीता या बाघ के चित्र मिलते हैं, यहाँ पे आपके सांड जो है उसका चित्र मिलता है, यहाँ पर स्वस्तिक का चित्र मिलता है, यहाँ पर ये आकृति मिलती है आपके। तो ये जो चीज है वो यहाँ देखी जाती है आपके। यानी कि अगर पूछे कि दर की गुफाओं की चित्रण की विषय वस्तु क्या है, तो आपको लिखना है कि मुख्यतः शिकार या आखेट के चित्र मिलते हैं और उसमें स्वास्तिक, सांड, बाघ, हाथी, बारहसिंगा इनकी आकृतियां मिलती है। तो वो चित्र यहाँ बनाए गए हैं, पेट्रोग्लिफ पद्धति से बनाए गए हैं आपके। तो वो आपके हुआ दर में। तो दर में ये हुआ। फिर बेराट में मुख्यतः मिलते हैं जो आपके 1837 में कैप्टन बर्ट जे थे, जिन्होंने यहाँ पर आपके भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी वहां पर इन चित्रकलाओं के बारे में जानकारी जुटाई। और यहाँ पर जो मुख्य चित्र है आपके वो आपके जिसमें कुछ तो ये कॉमन चीज मिलती है, जैसे बाघ का चित्र मिलता है यहाँ पर भी आपके, और प्लस इसमें सूर्य की आकृति और मानव की आकृति के चित्र मिलते हैं आपके। तो मानव की आकृति, सूर्य की आकृति और बाघ वगैरह इनकी आकृति के जो चित्र है वो आपके मिलते हैं कहाँ पर, बेराट में, विराटनगर में, जयपुर में। और दर में जो है वो ये, और यहाँ पे जो आलनिया है आपके चंबल वाला भाग जो कोटा में, साजा नदी उसके पास भीमलत और गद्दड़ा बूंदी वाले क्षेत्र में, और हरसोरा जो अलवर में, यहाँ पर भी हमें ऐसी ज्यामितीय डिजाइन और रेखीय आकृतियों वाले चित्र गुफाओं में मिलते हैं जो मानव के मनोरंजन के लिए प्रयोग में वो लाता था। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला राजस्थान में पूछे तो आपको ये बताने हैं कि ये जगह थी और इनकी जो विषय वस्तु ये थी, इससे हम उनके शिकार और थोड़ा बहुत सामाजिक जीवन के बारे में भी जानकारी जुटा सकते हैं। तो वो चीज यहाँ से, और उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, और उनमें धार्मिक जीवन के बारे में भी हमें कुछ जानकारी मिलती है जो स्वास्तिक वगैरह के निशान से हम देख सकते हैं। तो ये आपके हुआ। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला राजस्थान में पूछे तो वो आपके ये है। तो पूरा पाषाण युग के 3 भाग हमने पढ़े, एक था निम्न पूरा पाषाण, एक था मध्य पूरा पाषाण और एक था आपके उच्च पूरा पाषाण युग। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान में इस तरह से इन संस्कृतियों का विकास हुआ। अब आपके इसके बाद जो है वो आता है मध्य पाषाण युग, जिसको कहते हैं राजस्थान के अपने संदर्भ में उसकी भी अलग महत्व है, मध्य पाषाण युग का भी आपके, और वो भी हमें ध्यान रखना है। जो मध्य पाषाण युग है आपकी, जिसको हम बोलते हैं मिडल आपके स्टोन एज, मध्य पाषाण युग में, क्योंकि बीच का भाग है पूरा पाषाण और नव पाषाण, इसलिए मध्य पाषाण। लेकिन यहाँ जो उपकरण है वो आपके छोटे आकार के मिलते हैं, इसलिए इसको माइक्रोलिथ कहते हैं। मध्य पाषाण को मेसोलिथ कहते हैं आपके, और माइक्रोलिथ इसलिए कहते हैं कि यहाँ जैसे जैसे मनुष्य के, मानव के दिमाग, मस्तिष्क का विकास हुआ तो उनके उपकरणों की जो साइज थी वो और छोटी हुई। जलवायु में बदलाव हुआ तो अब बड़े जीवों की जगह छोटे जीव आए, तो शिकार करने के लिए भी छोटे उपकरण की जरूरत पड़ी, और उनकी खाल उतारने के लिए जानवरों की भी उनको छोटे उपकरणों की आवश्यकता पड़ी। तो इन सभी के कारण यहाँ पे जो संस्कृति विकसित हुई उसको हम बोलते हैं माइक्रोलिथ या मेसोलिथ। जो माइक्रोलिथ थी आपकी, इसमें आपके किस प्रकार के उपकरण थे फिर, तो हमें जैसे खुरचनी मिलती है, स्क्रैपर है, वेदनी है, पॉइंटर्स है, आपके अर्धचंद्राकार होता था एक, उसको लूनेट कहते हैं। तो इस तरह के उपकरण जो है वो आपके इस समय मिलते हैं। तो इनका प्रयोग इंसान ने किया अपने शिकार के लिए। उच्च पूरा पाषाण युग में जैसे मैंने कहा था वर्षा की मात्रा कम हो गई, तो इस युग में वापस वर्षा की मात्रा बढ़ी, और हमें जो राजस्थान में डीडवाना झील के निचले जो निक्षेप है और परागकण है उनके अध्ययन से पता चलता है कि वर्षा की मात्रा वास्तव में बढ़ी थी। इस युग में जो आपके भारत में जो है ये मध्य पाषाण युग, मुख्यतः मध्य भारत में सबसे ज्यादा जो है इसके स्थल हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह गुजरात वाले भाग में भी बहुत सारे स्थल मिलते हैं, राजस्थान में भी मिलते हैं और दक्षिण भारत में मिलते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में इस युग में थोड़े स्थलों की मात्रा में कम देखने को मिलती है, लेकिन मुख्यतः केंद्रण जो है वो आपके ये विंध्यन वाला जो भाग है वहां पर हमें मिलते हैं। राजस्थान, गुजरात, विंध्यन, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में इस युग के हमें अधिकतर प्रमाण मिलते हैं, बस्तियां मिलती है आपके। और यहाँ की जो विशेषता है वो मैंने आप लोगों को ये बताई।
गुफा चित्रकला इस युग में भी जारी रही। आदमगढ़ वगैरह जो मध्य प्रदेश में है वहां पर ये चीजें हमें देखने को मिलती है, भीमबेटका वगैरह में। राजस्थान में जो ये है मैंने बताया कि एक तो डीडवाना वाला भाग आपके, और डीडवाना वाले भाग में जो तलसट है उनसे और परागकणों के अध्ययन से पता चलता है कि वर्षा की मात्रा वापस इस चरण में बढ़नी शुरू हुई। दूसरा जो है नागौर में ही आपके तिलवाड़ा जो है, इसके आसपास जो है आपके इस संस्कृति के और प्रमाण मिलते हैं। तो तिलवाड़ा जो है आपके बाड़मेर वाला भाग जो है मुख्यतः वहां पर हम इस संस्कृति के विकास को देख सकते हैं। यानी कि बाड़मेर वाला जो भाग है तिलवाड़ा और नागौर का जो भाग है आपके डीडवाना, तो इन क्षेत्रों में इस संस्कृति का विकास देखा जा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डीडवाना, तिलवाड़ा मुख्यतः जो केंद्र है, इन जो शुष्क जिले जो है लवणीय जिलों के आसपास है, क्योंकि अब वर्षा की मात्रा वापस बढ़ी, हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तो मानव की जो बस्तियों का केंद्र है वो इन क्षेत्रों के आसपास हुआ। फिर इसके अलावा जो आपके भाग है जिनको हम मध्य पाषाण युग में मानते हैं, तो जैसे पाली में सोजत है, धनेड़ी है, कानवास है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी हमें इस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। आपके सोजत में, धनेड़ी में, कानवास में, पाली वाले भाग में, बूढ़ा पुष्कर में ये बस्तियां आपके इसी युग में भी जारी रही। वापस वो चरण, इस चरण में आगे हम देख सकते हैं लूनी नदी के आसपास वाला भाग, और पाली में जो है वो आपके ये जो क्षेत्र है सोजत, धनेड़ी, कानवास वगैरह, ये क्षेत्र जयपुर के कुछ भाग, ठीक है, बैराट और उसके आसपास, वहां पर भी हम मध्य पाषाण युगीन संस्कृतियों को देख सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र थे वो इस समय भी सक्रिय रहे। और कुछ भाग जो अरावली वाले जो भाग है आपके बागन, बेड़च, और उस क्षेत्र में भी मध्य पाषाण संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। तो मध्य पाषाण जो संस्कृतियां थी वो मुख्यतः ये थी। सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल जो थे आपके भीलवाड़ा में बागोर था और यहाँ पर तिलवाड़ा था। बागोर को हम अलग से यहाँ थोड़ा देखेंगे क्योंकि 50 शब्दों में आपको पूछ सकते हैं बागोर। तो बागोर जो है आपके कोठारी नदी जो भीलवाड़ा वहां पर है, 67 में वीएन मिश्र ने इसकी खोज की और अगले साल 68 में उन्होंने यहाँ उत्खनन शुरू किया। उनके साथ जर्मन लेसनिक भी थे। इन दोनों ने यहाँ पे उत्खनन का कार्य शुरू किया आपके बागोर वाले भाग में। इसको माँ सती टीला भी कहते हैं। बागोर में मुख्यतः आपके 3 चरणों में संस्कृति मिलती है, पाषाण कालीन, ताम्र पाषाण और लौह कालीन। जो पाषाण कालीन जो हमारी संस्कृति है उसमें मुख्यतः जो है आपके यहाँ पर पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। और भारत में 2 जगह माना जाता है कि सबसे पहले पशुपालन हुआ, एक तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, लेकिन अब उसको लोग अस्वीकार कर रहे हैं। और सबसे जो प्रमाणित पशुपालन के सबसे पुराने जो प्रमाण माने जाते हैं वो आपके बागोर में माने जाते हैं। लगभग 16.5% जो हड्डियां मिली है टोटल जानवरों की, उनमें से पालतू पशुओं की है, और उनमें भी भेड़ और बकरियों की लगभग 85% जो है हड्डियां वो आपके मिली है। तो बागोर को हम मानते हैं कि पशुपालन का जो सबसे पुराना जो प्रमाण है वो आपके बागोर है। पीके थॉमस ने यहाँ पर आपके अध्ययन किया इन हड्डियों का, और उन्होंने कहा लगभग 16.5% जो हड्डियां है वो पालतू पशुओं की है आपके। तो बागोर में पशुपालन के पूरे भारत में सबसे पुराने प्रमाण माने जाते हैं यहाँ पर। तो ये चीज यहाँ बागोर के संदर्भ में ध्यान रखनी है कि कोठारी नदी पर है, वीएन मिश्र, लेसनी, जर्मन विद्वान, इन्होंने उत्खनन किया यहाँ, और यहाँ पर भारत में सबसे पुराने पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, जिनमें भेड़ और बकरियां जो है वो नस्लें, उनके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हमें यहाँ मिलती है। और यहाँ एक नर कंकाल के भी प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि मध्य पाषाण युग में नर कंकाल के खूब जगह प्रमाण मिलते हैं। लगनाज में, गुजरात में, सराय नहार, महदहा, दह, दमदमा जो आपके उत्तर प्रदेश वाले भाग है वहां पर भी, तो यहाँ पर हमें इसके भी प्रमाण मिलते हैं। और जो नर कंकाल मिला उसके गले में आपके 3 मोतियों वाली माला पहनने के प्रमाण भी बागोर में मिलते हैं। तो बागोर जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण यहाँ माना जाता है। दूसरा जो है वो तिलवाड़ा, यहाँ पर भी पशुओं की हड्डियां मिली है और बकरियों की हड्डियां मिली है, पालतू पशुओं की यहाँ कम मिली है। तो हो सकता है भविष्य में आपके अनुसंधान में कि तिलवाड़ा जो है वो भारत का दूसरा प्रमुख पशुपालन वाला केंद्र हो जाए पुराने पशुपालन केंद्रों में। अभी तक बागोर और आदमगढ़ को ही माना जाता है, जिसमें राजस्थान में हमारा बागोर वाला जो है स्थल आता है आपके। तो ये चीजें यहाँ ध्यान रखनी है मध्य पाषाण युग में।
इसके बाद नवपाषाण युग आता है, और नवपाषाण युग को हम सब जानते हैं नियोलिथ एज, और ये एक नवपाषाण क्रांति कहलाती है, जिसमें खेती, मृद भांड इनकी शुरुआत मानी जाती है। आपके पहिया, चाक का आविष्कार, ये सारी चीज मानी जाती है। और इसके जो प्रमाण है वो टोंक में देवली, भीलवाड़ा में जाजनगर, हमीरगढ़, वहां पर आपके नवपाषाण संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। देवली हो गया, भीलवाड़ा में जाजपुर हो गया, हमीरगढ़ हो गया, और बूढ़ा पुष्कर जो है वहां पे तीनों चरण मिलते हैं आपके। तो इस क्षेत्र में, इन भागों में हमें नवपाषाण संस्कृति भी देखी जा सकती है। और नवपाषाण संस्कृति की विशेषता है कि स्थायी जीवन, स्थानबद्ध जीवन शुरू हुआ, बस्तियां बसी, खेती की शुरुआत हुई, आपके चाक और पहिए का आविष्कार हुआ, मृद भांडों का आविष्कार हुआ। वो जो है भाग नवपाषाण संस्कृति की विशेषता। भारत में जो नवपाषाण संस्कृतियां पूरे भारत में फैली हुई, हम अलग वो पूरा टॉपिक है, मेरगढ़ से लेके कोल्डी हवा, दक्षिण से लेके बुरजोम तक। लेकिन राजस्थान में जो है देवली, जाजपुर, हमीरगढ़, बूढ़ा पुष्कर, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर नवपाषाण संस्कृतियों का विकास हुआ। तो आज की जो हमारी क्लास थी, ये पहला भाग है हमारा प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का। दूसरे में हम ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले में मैंने बताया कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी संस्कृतियां विकसित हुई, और चित्रकला के जो प्रमाण थे वो आपके राजस्थान में किस जगह देखे जा सकते हैं। तो 50, 100 और 15 तीनों में आपके इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे कि एक तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राजस्थान में प्रागैतिहासिक संस्कृतियों पर नोट लिखो, तो उसमें तो ताम्रपाषाण और पाषाण दोनों लिखने हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृतियों को बताओ, तो आपको पहले के 3 भाग, फिर मध्य पाषाण, नवपाषाण बताने हैं। फिर अगर आता 50 शब्दों में कि राजस्थान में प्रागैतिहासिक चित्रकला का विकास कहाँ कहाँ हुआ और उसकी विषय वस्तु क्या थी, तो वो विषय वस्तु आपको मैंने यहाँ अभी बताई थी, वो चीजें आपको बतानी है। तो इस तरह से हम राजस्थान के इतिहास को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।